कभी सोचा है कि स्कूल में जो इतिहास की किताब हमने पढ़ी है वो सिर्फ तारीखों और नामों का कलेक्शन नहीं है, बल्कि वो एक बहुत शक्तिशाली औजार है। एक ऐसा औजार जो ये तय करता है कि हम एक नागरिक के तौर पर कौन हैं और हमारा समाज भाई कैसा होना चाहिए। तो चलिए आज एक सफर पर चलते हैं। हम देखेंगे कि टाइम के साथ साथ समाज को लेकर हमारी समझ कैसे बदली। फिर ये देखेंगे कि इस समझ का इस्तेमाल एक देश को बनाने के लिए कैसे किया गया। और हाँ, आखिर में हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि आज के जमाने में एक आइडियल नागरिक होने का मतलब आखिर है क्या। जरा 1 मिनट के लिए अपनी स्कूल वाली हिस्ट्री की किताब को याद कीजिए। क्या थी वो? बस फैक्ट्स की एक लिस्ट, या फिर वो भारत की एक कहानी सुना रही थी? देखिए, ये सवाल बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे पता चलता है कि एजुकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम क्या सीखते हैं, बल्कि ये भी है कि हम क्या बनते हैं। तो बात यह है कि समाज को समझने का हमारा तरीका हमेशा से ऐसा नहीं था। इसमें एक बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशनरी बदलाव आया। एक ऐसा बदलाव जिससे सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का जन्म हुआ। पुराने जमाने में चलिए, सोचिए कि समाज एक तरह का नाटक है, एक डिवाइन ड्रामा, जहां हर किसी का रोल भगवान ने पहले से ही लिख दिया है। सारा ज्ञान कहाँ से आता था? पवित्र किताबों से। और उन पे सवाल उठाना, अरे वो तो सीधे सीधे भगवान पर सवाल उठाने जैसा था। सब कुछ फिक्स्ड था, कुछ भी बदल नहीं सकता था। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। एनलाइटनमेंट के दौर में कुछ विचारकों ने कहा, अरे रुको एक मिनट, क्या हो अगर हम समाज को एक साइंटिस्ट की नज़र से देखें? और बस यहीं से शुरुआत हुई अनुभवजन्य ज्ञान की। मतलब ऐसा ज्ञान जो सबूतों पर आधारित हो, जिसे हम देख सकते हैं, नाप सकते हैं और जिसे साबित कर सकते हैं। तो देखिए, एक तरफ है एक पवित्र किताब जो ऊंचे आसन पर रखी है, ज्ञान जो स्थिर है, जो कभी नहीं बदलता। और दूसरी तरफ हमारे पास है एक माइक्रोस्कोप जो लगातार सवाल पूछ रहा है, जांच पड़ताल कर रहा है। ये सिर्फ दो अलग अलग आइडियाज नहीं है, नहीं, ये दुनिया को देखने के दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए हैं। अच्छा, तो ज्ञान को देखने का ये जो नया साइंटिफिक तरीका था, इसका भारत जैसे एक नए नए आज़ाद हुए देश के लिए क्या मतलब था? भाई, इसका मतलब बहुत गहरा था। इसने तो राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म को सिखाने का पूरा तरीका ही बदल कर रख दिया। शुरुआत में मतलब 1950 में जब देश नया नया आज़ाद हुआ था और बंटवारे का दर्द ताज़ा था, तब राष्ट्रवाद एक गोंद की तरह था जो सबको जोड़ने का काम कर रहा था। फिर एडीज आते आते ये हमारे स्कूलों के करिकुलम का एक ज़रूरी हिस्सा बन गया। और अब हाल के दिनों में एक नया मोड़ आया है। अब ये सवाल पूछा जा रहा है कि भारतीय होने का असली मतलब क्या है और क्या इसमें सबकी आवाज़ शामिल है भी या नहीं। और इस आइडिया की अहमियत को हम जरा भी कम नहीं आंक सकते। 1964 में कोठारी कमीशन ने एक ऐसी बात कही थी जो आज भी उतनी ही सच है। उन्होंने कहा, भारत का भाग्य अब उसकी कक्षाओं में गढ़ा जा रहा है। जरा इस एक लाइन का वजन सोचिए, देश का भविष्य क्लासरूम में बन रहा है। फिर आया साल 2005 और एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। ये आइडिया सामने आया कि भाई सच्चा राष्ट्रवाद किसी को बाहर निकालने का नाम नहीं है। हमें इतिहास को उन लोगों की नज़र से भी देखना और बताना होगा जिनकी आवाज़ को अक्सर दबा दिया गया है, जैसे कि दलित, आदिवासी, महिलाएं, क्योंकि तभी तो हम एक सच में इंक्लूसिव, एक समावेशी राष्ट्र बन पाएंगे। और ये जो इंक्लूसिविटी की बात है ना, यही हमें सीधे हमारे अगले बड़े टॉपिक पर ले आती है, और वो है अपने दिमाग को, अपनी सोच को डीकॉलोनाइज करना, यानी उपनिवेशवाद के असर से आज़ाद करना। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अब हम अपनी कहानी खुद सुना रहे हैं। अंग्रेजों ने जो कहानी बताई उसे छोड़कर हम अपनी बात रख रहे हैं। ये कहानी है दुनिया में भारत के योगदान की, उस दौलत की जो हमसे छीन ली गई, और उन अनगिनत हीरोज की जिनकी कहानियों को जानबूझकर भुला दिया गया था। और ये सारी बातें हमें सिविक्स की पढ़ाई के एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर ले आती हैं। सवाल ये है कि हम आखिर बनाना क्या चाहते हैं? किस तरह का नागरिक? क्या कोई ऐसा जो बस चुपचाप सारे नियम मानता रहे, या फिर कोई ऐसा जो एक्टिव होकर दुनिया को बदलने में मदद करे? इसको ऐसे समझते हैं, क्या स्कूल को एक फैक्ट्री होना चाहिए जिसका काम सिर्फ आज्ञाकारी, ओबीडियंट कर्मचारी बनाना है, या फिर उसे एक लैब की तरह होना चाहिए जहां से प्रॉब्लम सॉल्वर्स और इनोवेटर्स निकलें? चलिए, इन दोनों अप्रोच को थोड़ा और समझते हैं। एक तरफ है स्टेट पैटर्नलिज्म, यानी राज्य पितृसत्ता।
यहाँ पर स्टेट एक पिता की तरह है और नागरिक एक बच्चे की तरह, जिसका काम बस कहना मानना है। और दूसरी तरफ है एक्टिव सिटीजनशिप, यानी सक्रिय नागरिकता। यहाँ नागरिक एक पार्टनर है, एक एजेंट है जो बदलाव ला सकता है, और इसका मकसद है क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देना। उदाहरण के लिए संविधान को ही ले लीजिए, हम सबने स्कूल में पढ़ा है। तो जो पहला पैटर्नलिज्म वाला तरीका है वो कहेगा कि चलो तारीखें और आर्टिकल्स रट लो। लेकिन जो एक्टिव सिटीजनशिप वाला तरीका है वो पूछेगा, अच्छा ये हमारी जिंदगी पर कैसे असर डालता है, हम इन अधिकारों का इस्तेमाल अपनी कम्युनिटी में हो रहे अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए कैसे कर सकते हैं। फर्क बिल्कुल साफ है? तो अब अगर हम इन सारे धागों को एक साथ जोड़ें तो मॉडर्न सोशल साइंस एजुकेशन की बड़ी पिक्चर क्या बनती है? इसका अल्टीमेट गोल, इसका आखिरी मकसद क्या है? देखिए, ये ठीक वैसा ही है जैसे स्टेडियम में बैठकर मैच देखना और असल में मैदान पर जाकर खेलना। तो लक्ष्य ऐसे नागरिक बनाना नहीं है जो सिर्फ साइड में खड़े होकर तालियां बजाएं, बल्कि ऐसे नागरिक बनाना है जो गेम में हिस्सा लें, जो देश का भविष्य बनाने में अपना योगदान दें। तो ये सब कुछ एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी बनाने के लिए है। ये हमारी संवैधानिक मूल्यों को हमारे अंदर बसाने के लिए है, ताकि हम एक दूसरे के साथ सम्मान से रह सकें। और ये हमें वो टूल्स देने के बारे में है जिनकी ज़रूरत हमें असली दुनिया की असली समस्याओं को सुलझाने के लिए पड़ती है। और हाँ, एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, ये जो टेक्स्ट बुक्स होती है ना, ये बस ऐसे ही नहीं बन जाती। इनके पीछे इतिहासकारों, शिक्षकों और एक्सपर्ट्स की टीमों की सालों की रिसर्च और डिबेट होती है। मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं होता, बल्कि जिज्ञासा जगाना होता है, सवाल पूछने के लिए उकसाना होता है। तो अगली बार जब हाथ में कोई सोशल साइंस की टेक्स्ट बुक आए तो उसे सिर्फ एक किताब की तरह मत देखिएगा, उसे एक ब्लूप्रिंट की तरह देखिए, एक नक्शे की तरह। और फिर खुद से पूछिए, ये नक्शा आखिर किस तरह का नागरिक और किस तरह का समाज बनाने की कोशिश कर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये वो समाज है जिसमें हम सब रहना चाहते हैं?